हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने रामबाण सीरीज लेकर। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे पार्ट हम लोगों ने देख रखे हैं। हर एक पार्ट में हम 2 प्रश्न देखते हैं या तो 3 प्रश्न देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव तो कर ही लेना है कहीं ना कहीं से। हर कोई ऑब्जेक्टिव करवा देता है, लेकिन सब्जेक्टिव की तैयारी आप केवल यहीं पे कर सकते हो। किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो अपने आज के इस पार्ट में हम लोग 2 प्रश्न देखेंगे, इतिहास से देखेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। 2014 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा जा रहा है बच्चों ये प्रश्न। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं किस तरीके से हमें लिखना है। तो लिखना है इस तरीके से लिखेंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक ना? किसके नेतृत्व में हुआ बच्चों? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन जो था वो कोई और नहीं, असहयोग आंदोलन ही था। ठीक, अब आइए इसके कारण पर चलते हैं। तो इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इस तरीके से हेडिंग डाल करके लिखेंगे बच्चों। ठीक, पहला हो गया रॉलेट एक्ट या तो रॉलेट कानून। तो 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून अधिनियम बना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। इसके खिलाफ वह कोई अपील भी नहीं कर सकता था। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर कोई आपसे कहे कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो 2 नंबर के सवाल में आप इतना कुछ लिख सकते थे। ठीक, ये रॉलेट एक्ट का क्या हो गया? आंसर हो गया। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर असहयोग आंदोलन के कारण में इसको डाल दिया है बच्चे। ठीक, तो एक तीर से हमने 2 शिकार कर डाले। जैसे कि अगला कारण क्या है बच्चों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है मैट्रिक में, तो आप इतना चीज़ लिख दोगे, काफ़ी है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे कारण में हम लोग ये लिखेंगे बच्चों। तो क्या है जी कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे। ठीक, जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर निहत्थी जनता पर गोली चलवाकर हजारों लोगों की जानें ले ली गई। गांधी जी ने इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। ठीक है बच्चों, और तीसरा जो कारण था वो था खिलाफत आंदोलन। 1919 में अली बंधुओं ने खलीफा की शक्ति की पुनर्स्थापना के लिए, 1919 का समय था और अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने खलीफा की शक्तियों की पुनर्स्थापना के लिए, उनकी शक्ति जो छीन ली गई थी, पुनः उसको फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का और एक बड़ा सशक्त अंग्रेजी राज विरोधी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था बच्चों। देखो, खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु जो चालू कर रहे थे बच्चों, गांधी जी ने अपना पूरा फुल समर्थन दिया। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम खिलाफत आंदोलन का ये करते हैं, मतलब कि मदद करते हैं, खिलाफत आंदोलन के तरफ जाते हैं, तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। अंग्रेज़ों की जो नीति है फूट डालो और राज करो, हम उस पर एक कड़ा प्रहार करने में कामयाब रहेंगे। और गांधी जी सच में कामयाब रहे थे। ठीक, तो ये थे बच्चों असहयोग आंदोलन के कारण। इसका परिणाम क्या निकला वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर दिया गया और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया था बच्चों। जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ये कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे? ये थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर लिखना था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। फुल स्टॉप देके लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा था। ठीक ना? आगे क्या लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। खिलाफत का मुद्दा भी ख़त्म हो गया था बच्चे। और केवल यही कारण नहीं था खिलाफत के मुद्दे के अंत होने का, बल्कि खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया गया था वहाँ पर तुर्की में। इसलिए खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म हो गया।
अब जो अगला प्रश्न है बच्चों, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण अभी हम लोग कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करनी है कि क्या भूमिका रही है। 2012 में, 15 में, 18 में, 21 में देख सकते हो कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। ठीक, आइए शुरू करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से लेकर 1947 तक का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल एकदम इसी तरीके से लिखना है बच्चों। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गए। ठीक है ना बच्चों। गांधी जी ने कौन कौन से अस्त्रों का इस्तेमाल किया? तो सत्य का, अहिंसा का, सत्याग्रह का, इन सब का प्रयोग किया। ठीक, इन्हीं अस्त्रों का सहारा लेकर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। ठीक, जब मतलब ये जो अस्त्र थे ना, इन अस्त्रों के बलबूते गांधी जी जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहे थे, जो कुछ लोग मिलकर चला रहे थे या तो कुछ वर्ग विशेष मिलकर के ये इन आंदोलनों को करते थे, उन्हीं के जिम्मे में ये काम पड़ा हुआ था। उस आंदोलन को गांधी जी ने जन आंदोलन बना दिया। गांधी जी ने देश के लोगों में ये भावना ये कर दी, बैठा दी, भावना भर दिया कि भाई ये देश सबका है, सबको मिलकर लड़ना है। ठीक, ये बात जब हुई ना तो अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी हो गया। ठीक, और ये मुसीबत खड़ा करने का श्रेय किनको जाता है? गांधी जी को जाता है। 1917-18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया। 1919 में उन्होंने देखो 3 ये किए। पहला तो बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो हम लोग यहाँ थे कि 1917-18 में गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर लिया था। ठीक है बच्चों। और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। और इस आंदोलन में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े तगड़े तगड़े प्रहार किए अंग्रेजों के ऊपर। उन्होंने बहिष्कार की नीति अपनाई, मतलब कि हम अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, हम अंग्रेजों के यहाँ काम नहीं करेंगे, अंग्रेजों का कोई काम नहीं करेंगे। ये हो गया बच्चों। स्वदेशी का नीति अपनाया कि हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हम वैसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो अपने देश में बनाया गया हो। ठीक, हम ऐसा करेंगे। और कई रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। लोगों से कहा गया कि अगर आप वकील हैं तो वकालत ना करें। आप मतलब घरेलू जो मसले हैं, वकील करता क्या है? तो मसलों को सुलझाता है। लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए जज साहब के सामने क्या करता है? दलीलें देता है। तो ये लड़ाई झगड़ा आप अपने स्तर से गांव में ही सुलझा दीजिए, शहर में ही सुलझा दीजिए, मोहल्ले में ही सुलझा दीजिए, जज के पास जाने ही मत दीजिए। ठीक, मतलब एक पैरेलल सरकार चलाने लगे ये लोग। ठीक ना, एक सरकार तो अंग्रेजों की चल रही थी, नीचे नीचे एक और सरकार भारतीयों की चलने लगी, जिसमें अंग्रेजों का कोई यही नहीं था। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजों को एकदम से ये कर दिया, मतलब कि हल्का करने की कोशिश करने लगे ये लोग। ठीक है बच्चों। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया। गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। तो ये दूसरा आंदोलन था बच्चों, दांडी यात्रा से जो उन्होंने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से शुरू किया था उन्होंने। ठीक, लेकिन इनका जो निर्णायक आंदोलन था, जो सबसे लास्ट वाला था, वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि करो या मरो। ठीक ना, उन्होंने क्या कहा? इस तरीके के नारे की उम्मीद गांधी जी से नहीं थी, लेकिन उन्होंने लास्ट में कहा कि करो या मरो। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ एक समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अहम भूमिका रही है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 2 प्रश्न किए, बड़े महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ये 2 प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोगों का ये जो रामबाण सीरीज है, इसे दिन में 2 बार कर दिया जाए। ठीक, या तो प्रश्नों की तादाद बढ़ा दी जाए, ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको एक कार्य करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें, मैं आपको अभी दिखाता हूं।
हाँ जी बच्चों, तो आपको करना ये है इसका पीडीएफ लेने के लिए कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है SR क्लासेस बस, और इस तरीके से आपको सर्च कर देना है। सबसे ऊपर में आपको एक वेबसाइट दिखेगा, ये रहा वो वेबसाइट, ये आपको इस पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। थोड़ा आपको नीचे जाना है बच्चों, नीचे जाते ही आपको दिखेगा एक न्यू अपडेट का सेक्शन। न्यू अपडेट के सेक्शन में ही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। जो भी नई चीज़ें आती रहती हैं वो सब कुछ यहीं पे मैं डाल देता हूँ बच्चे, या तो डलवा देता हूँ। ठीक, तो यहीं पर आपको ये रामबाण सीरीज भी दिखता है। जैसे देखो ये रामबाण सीरीज है, रामबाण सीरीज का रामबाण लिखा रहेगा, ये देखो रामबाण। तो 32 पार्ट तक यहाँ पर अपडेट किया गया है। इसके बाद के पार्ट को मैं अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके लिखने का तरीका देखो ऐसे है, तो ऐसे जब भी लिखा रहे तो समझ जाना कि ये रामबाण सीरीज है। इसके अलावा बिहार बोर्ड में क्या कुछ हो रहा है, क्या नई खबर आई है, ये सब कुछ आपको पता चलता रहता है यही न्यू अपडेट में। तो आप दिन में कम से कम 2 बार जरूर आकर के इस वेबसाइट पर विजिट करें और देखें कि कुछ नया तो नहीं आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।